हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की दशाएं क्या होती है और पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित जनरल प्रविष्टि और पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप से संबंधित वीडियो बना लिए है। ठीक है, तो यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप सभी उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है। राम और श्याम 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, और उनको वे अपने जो भी लाभ होगा हानि होगा उसको कौन से अनुपात में बांटते हैं, 3:1 के अनुपात में विभाजन करने वाले क्या है जी, साझेदार है। ठीक है, उन्होंने मोहन को 1/5 के 5 हिस्सा देकर साझेदार बनाने का निश्चय किया। मतलब एक नया साझेदार बनाने का उन्होंने निश्चय किया। तो नया साझेदार का नाम क्या है, मोहन, और उसको कितने हिस्से के लिए अपना साझेदार बना रहे हैं, 1/5 भाग के लिए। ठीक है, तो मोहन के प्रवेश पर संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया। मतलब जब भी हमारे फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो हमारे संपत्ति और दायित्वों का फिर से क्या करना पड़ता है, हिसाब किताब करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी हिसाब किताब को ही क्या बोला जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है, फिर से आकलन करना, मूल्यांकन करना क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो देखो जो पहला क्या है, स्टॉक जो 15,000 रुपये का दर्शाया गया है का मूल्य 20,000 रुपये आंका गया। मतलब उनकी पुस्तक जो लेखा पुस्तक रहा होगा उसमें स्टॉक का मूल्य पहले कितना था, 15,000 रुपये। ठीक है, अब उसको कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 20,000 रुपये का यंत्र पर 20,000 रुपये के यंत्र पर 10% हरास काटना है। हरास मीन्स क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, मतलब यंत्र के मूल्य में हमको 10% क्या करना है, कमी करना है। ठीक है, फिर तीसरा देखो, 10,000 रुपये के देनदारों पर 5% और 12,000 रुपये के लेनदारों पर 2% आयोजन किया गया। आयोजन मतलब क्या होता है, संचय करना। ठीक है, जैसे कि किसी को हम पैसा उधार दिए तो जिसको हम पैसा उधार देते हैं वो कौन होता है, हमारा देनदार। अब देनदार हमारा पैसा को वापस नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संचय करते हैं। यदि वह व्यक्ति हमको पैसा वापस नहीं किया तो उसका भरपाई हम कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संचय बोलते हैं। तो कितने % संचय किया गया है, आयोजन किया गया है 5% देनदारों के लिए। ठीक है, और 12,000 रुपये के लेनदारों पर 2% आयोजन किया गया। मतलब जो हमारे लेनदार जिससे हम कर्ज लिए थे उनके लिए कितना % आयोजन किया गया है, 2% किया गया है। ठीक है, तो उपर्युक्त संयोजन के लिए प्रविष्टियाँ दीजिए और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। ठीक है, हमको क्या करना है, जनरल प्रविष्टि भी करना है और पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे, जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। ठीक है, तो देखो पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, तो सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है तो शीर्षक देना पड़ेगा पुनर्मूल्यांकन खाता, और इसका प्रारूप क्या होता है, विवरण राशि। विवरण राशि मतलब बायां पक्ष का विवरण राशि किसके लिए काम करता है, विकलन पक्ष विकलन के लिए काम करता है, और दायां पक्ष का विवरण राशि किसके लिए काम करेगा, समकलन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं ना। तो देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, स्टॉक जो 15,000 रुपये का दर्शाया गया है का मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपये का आंका गया। ठीक है, पहले हमारा जो स्टॉक 15,000 रुपये का था उसका मूल्य अब क्या हो गया, 20,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक है वो क्या है, आपका संपत्ति है। ठीक है, और संपत्ति के जब मूल्य में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ 15,000 का सामान कितना बन गया अब, 20,000 का, तो मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि। तो जब भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसका लेखा कौन से पक्ष में होता है, और पुनर्मूल्यांकन खाता के समकलन पक्ष में होता है। ठीक है, तो इसको स्टॉक को पुनर्मूल्यांकन खाते कौन से पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है, देखो स्टॉक खाता को समकलन में लिखा गया है, स्टॉक खाता को, और कितना का वृद्धि हुआ है जी, 15,000 का था पहले, अब 20,000 का हो गया, तो 5,000 रुपये का वृद्धि हुआ है ना, तो स्टॉक खाता में कितना आ गया, 5,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या बोल रहा है, 10,000 के देनदारों पर 5% संचय। ठीक है, 10,000 रुपये के देनदारों पर 5% और 12,000 के लेनदारों पर 2% का आयोजन किया।
किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देनदार को हल करेंगे ना। देनदार पर क्या किया जा रहा है, 5% आयोजन। तो ये देनदार पर आयोजन क्या होता है, हमारा हानि होता है, ठीक है। तो हानि का लेखा हमेशा पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है देनदारों पर संचय खाता से। तो देनदार क्या है, देनदार पर आयोजन हमारा क्या होता है, हानि, इसलिए इसका लेखा कौन से पक्ष में हुआ है, पुनर्मूल्यांकन खाता का विकलन पक्ष में हुआ है, ठीक है। तो देनदार पर संचय खाता से कितना आ गया, 500 रुपये आ गया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, और 12,000 रुपये के लेनदारों पर 2% आयोजन किया गया। तो देखो देनदारों पर आयोजन हानि होता है और लेनदारों पर आयोजन क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ का लेखा हमेशा, मतलब लेनदार क्या है, हमारा दायित्व, ठीक है। और जब दायित्व में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो दायित्व में कमी होता है तो कहाँ जाता है, समकलन में जाता है। इसलिए लेनदार को कौन से पक्ष में लिखेंगे, समकलन पक्ष में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। और एक सिंपल सा मेथड याद रखना, अगर देनदारों पर आयोजन दिया गया है तो विकलन जाएगा, और अगर लेनदारों पर आयोजन दिया गया है तो कहाँ जाएगा, समकलन जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है लेनदारों पर संचय खाता को, ठीक है। अब हमको कितना दिया गया है, क्या बोलते हैं उसमें, पुनर्मूल्यांकन खाता, हमको प्रश्न में इनका अमाउंट कितना दिया गया है, देनदार पर 10,000 रुपये और लेनदार का कितना दिया, 12,000 रुपये, ठीक है। तो देनदार पर कितना परसेंट निकालेंगे, 5% संचय निकालेंगे, और लेनदार पर कितना दिया गया है, 2%। तो लेनदार पर कितना निकालेंगे, 2% निकालेंगे, ठीक है। तब इसका जाके क्या आएगा, हमारा राशि आएगा। तो देखो प्रश्न में हमारा देनदार का राशि कितना दिया है, 10,000, और उसमें कितना परसेंट संचय करना है बोला गया है, 5%। तो बटा गुणा कितना हो गया, 5 बटा परसेंट का क्या हो गया, 100। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य और 5 एकम 5। तो देनदार पर कितना आएगा, देनदार का राशि कितना आएगा, देनदार पर संचय का राशि 500 रुपये आएगा, ठीक है। तो देखो लिखा गया देनदारों पर संचय खाता से कितना आ गया, 500 रुपये आ गया, ठीक है। अब लेनदार पर देखो, लेनदार का अमाउंट कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12,000 आ गया, इसमें कितना परसेंट आयोजन बोला है, 2। तो 2 आ गया, बटा कितना आ जाएगा, 100। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल हो जाएगा। 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो कितना आया जी, लेनदार पर आयोजन 240 रुपये आया, ठीक है। तो इसको लेनदार पर कितना लिखा जाएगा, 240 रुपये लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है लेनदार पर संचय खाता को 240 रुपये, ठीक है। तो हमारा किसका किसका एंट्री हो गया है, स्टॉक का हो गया, लेनदार का हो गया, और किसका हो गया, देनदार का, ठीक है। हमारा एक जो है जो छूट गया है, ठीक है, ये जो यंत्र वाला है, ठीक है। तो इसको देखो क्या बोल रहे हैं, 20,000 रुपये के यंत्र पर 10% हराज काटना है। तो देखो यंत्र क्या है, हमारी संपत्ति, और संपत्ति पर 10% क्या करना है, हराज करना है। तो हराज मतलब क्या होता है, कमी होता है, मूल्य में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो संपत्ति के मूल्य में जब भी कमी होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता के कौन से पक्ष में लिखाता है, पता है आपको, विकलन पक्ष में लिखाता है, ठीक है। तो इसको कौन से पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है संयंत्र खाता से 2,000 रुपये, ठीक है। अब जो हमारा यंत्र है वो कितना का है, 20,000 रुपये का, ठीक है। तो 20,000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। तो इसी को लिखा गया है संयंत्र खाता से 2,000 रुपये, ठीक है। अब हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता था उसका जो जितना भी संयोजन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता के दोनों पक्ष का हम योग करेंगे, ठीक है। तो देखो इस पक्ष का योग कितना आ रहा है, 5,000 और 240 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,240 हो गया, ठीक है। और इस पक्ष का कितना आएगा, 2,000 में 500 को जोड़ेंगे तो 2,500 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या हो रहा है, हमारा समकलन पक्ष का योग क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और विकलन पक्ष का योग क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो हमको हमेशा याद रखना, यदि आपको समकलन पक्ष का योग ज़्यादा होता है और विकलन पक्ष का योग कम होता है, मतलब आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ के लिए जो शेष है वो हमेशा कहाँ आएगा, मतलब लाभ हो गया आपको पता चल गया, लेकिन शेष तो विकलन पक्ष में ही लाना पड़ेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, पूंजी खाता से, और जो भी आपको लाभ हुआ है उसको दोनों साझेदार में क्या करना पड़ेगा, पुराना अनुपात में बांटना पड़ेगा, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता की जो राशि होती है उसको हमेशा कौन से अनुपात में बांटा जाता है, पुराना अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पुराना अनुपात में बांटेंगे। तो पुराने साझेदार कौन है, इसको पुनर्मूल्यांकन खाता का जो शेष रहता है उसको पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो पुराने साझेदार कौन है जी, राम और श्याम। और अगर हम
5,240 में 2500 रुपये को घटाते हैं तो कितना बचेगा पता है हमारे पास? 2,740 बचेगा। अब ये जो 2,740 है उसको हम पुराना अनुपात में दोनों साझेदारों के बीच में क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न में हमको क्या बोला है? राम और श्याम 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का जो लाभ है हमारा 2740 रुपये, उसको भी कौन से अनुपात में बांटेंगे? 3 और 1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अब देखो पुनर्मूल्यांकन से लाभ, पुनर्मूल्यांकन का लाभ कितना आया जी? 2740 रुपये है। ठीक है, अब इसमें हमारा राम का हिस्सा कितना है, श्याम का हिस्सा कितना है, हमको पता है क्या? नहीं पता है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? राम का हिस्सा निकालेंगे, है ना। तो राम का 2740 करेंगे। राम का अनुपात कितना है? 3 है, तो 3 आ गया बटा 3 और 1 कितना होगा? 4, तो 4 आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? 4 1 का 4 हो गया, है ना। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का का कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, 4 छक्के कितना हुआ जी? 24, 4 सत्ते 28 बड़ा हो जाएगा तो किसको लेंगे? 4 छक्का 24। अब 24 में 27 में से 24 चला गया तो कितना बचा? 3 बचा। 3 किसके पास आएगा? 4 के पास आएगा तो 34 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 अट्ठे कितना होता है? 32 होता है ना। तो 32 हो गया। अब 34 में से 32 गया तो कितना बच गया? 2। तो 2 का किसके पास हासिल गया? 0 के पास, 0 के पास गया। ठीक है, तो 0 कितना बन गया? 20 बन गया। तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। अब इस दोनों का आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल है 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल है 2, 6 कम 6, 6 दिन 12, 6 तिया 18। ठीक है, 18 और जो हासिल 2 था वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो राम को कितना मिलेगा? पुनर्मूल्यांकन के लाभ में से 2055 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा साझेदार कौन है? श्याम है। ठीक है, कौन है जी? श्याम। तो श्याम का भी निकालेंगे। तो इसी 2740 में इसका जो श्याम है उसका हिस्सा कितना है जी? 1। तो 1 आ गया बटा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 4 छक्का 24, है ना। और 3 इसमें आ गया, 4 अट्ठे 32। अब फिर 2 इसमें आ गया तो 4 पंचे 20। तो इसको 885 एकम 885 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है पूंजी खाता से। और आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? पूंजी खाता से लाभ ब्रैकेट में कर सकते हो। ठीक है, लाभ करके राम का हिस्सा कितना आया? 2055 आया और श्याम का कितना आया? 685 आ गया। ठीक है, आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2740 रुपये आ जाएगा, है ना। अब 200 रुपये, सॉरी 2500 और ये 2740 को आपस में योग करेंगे तो हमारा कुल राशि कितना आएगा? 5240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित क्या बनाएंगे? जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या करेंगे? जनरल प्रविष्टि। ठीक है, तो जनरल प्रविष्टि का प्रारूप क्या होता है? तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और क्या आता है? समाकलन राशि। ठीक है, तो इसका जनरल प्रविष्टि कैसे करेंगे? स्टॉक पहला का संयोजन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? स्टॉक जो 15,000 रुपये दर्शाया गया है का मूल्य 20,000 रुपये आंका गया। मतलब जो 15,000 रुपये का स्टॉक था वो क्या हो गया? 20,000 रुपये, है ना। तो स्टॉक क्या है? हमारी संपत्ति, और संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? वृद्धि। तो जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो इसका जनरल प्रविष्टि क्या होता है पता है? संपत्ति खाता विकलन होता है और पुनर्मूल्यांकन खाता से होता है। ठीक है, तो हमारा संपत्ति का नाम क्या है? स्टॉक है ना, तो स्टॉक खाता क्या हो गया? विकलन हो गया। और पुनर्मूल्यांकन खाता से इसका जो नरेशन है वो क्या लिखाएगा? स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो कितना वृद्धि हुआ है जी? अगर हम 20,000 में 15,000, अगर हम ये 20,000 में इस 15,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,000। तो 5,000 रुपये स्टॉक खाता में और 5,000 किस में आ गया? पुनर्मूल्यांकन खाता से आ गया। ठीक है,
अब सेकंड देखो क्या बोल रहा है, 20,000 रुपये के यंत्र पर 10% हरास काटना है। तो यंत्र भी क्या हमारा संपत्ति है, ठीक है। और हरास मीन्स क्या होता है, कमी होता है, मतलब हमारे संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब हमारे संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो इसका पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जनरल प्रविष्टि क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संपत्ति खाता से, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन और यंत्र खाता से। अब संपत्ति नहीं लिख सकते क्योंकि संपत्ति के जगह में हमको नाम दे दिया गया ना, संपत्ति का क्या नाम है, यंत्र, तो यंत्र आ गया, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन और यंत्र खाता से। और हम 20,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा राशि कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो उसी 2,000 को विकलन में भी लिखा गया है और उसी 2,000 को समाकलन में भी लिखा गया है, ठीक है। और इसका नरेशन लिखा गया है, संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ, ठीक है। अब तीसरा समायोजन देखो, देनदारों के 10,000 रुपये के देनदारों पर 5% आयोजन किया गया, ठीक है। पहले देनदार को देखते हैं ना। तो देनदार हमारा क्या है, संपत्ति पक्ष में आता है, हमेशा याद रखना। देनदार पर क्या हो रहा है, कौन से पक्ष में आता है, हमारे संपत्ति। और आयोजन मीन्स क्या होता है, हमारी संपत्ति के में हानि हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई लेनदार, किसी को हमने कर्जा दिया, वो वापस नहीं किया और उसकी भरपाई के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो क्या है हमारा हानि। तो हानि हमेशा क्या होता है, तो पुनर्मूल्यांकन, जब भी हमारा हानि होता है तो हमारा जनरल प्रविष्टि क्या होगा पता है, पुनर्मूल्यांकन से संबंधित पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, विकलन और देनदार के संचय खाता से। अगर देनदार पर आयोजन दिया गया है तो हमेशा याद रखना जनरल प्रविष्टि क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदारों के संचय खाता से। और इसका नरेशन क्या आता है, संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ आएगा, ठीक है। तो इसको लिखा इस प्रकार गया है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या किया गया, विकलन देनदारों के संचय खाता से संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा, ठीक है, मतलब कमी का लेखा किया गया। अब हमारा जो देनदार का अमाउंट है वो कितना है जी, 10,000 रुपये, ठीक है। अब हम 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये आएगा, ठीक है। तब उसी को लिखा गया है 500 रुपये विकलन में पुनर्मूल्यांकन खाता में और 500 रुपये किस में लिखा गया है, समाकलन में, ठीक है। तो देखो अब आगे इसी प्रश्न में क्या बोल रहा है, 12,000 रुपये के लेनदारों पर 2% का आयोजन किया गया। मतलब ना आप किसी देनदार मतलब जो आपका कर्जदार है, ठीक है। और लेनदार क्या होता है, जिसके आप कर्जदार हो। तो जो आपके लेनदार है वो आपको आयोजन दे रहे कि आप 2% क्या कर दो, मतलब कम पैसा दे दो बोल के, ठीक है। तो ये क्या हमारा लाभ है, ठीक है। तो लाभ का एंट्री क्या होता है पता है आपको, अर्थात लेनदारों पर आयोजन का जनरल प्रविष्टि क्या होगा, लेनदारों पर संचय खाता क्या हो जाएगा, विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। और हमारा जो लेनदार का राशि वो कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है। और 12,000 रुपये का हम 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 240 रुपये आएगा, ठीक है। तो इसी को विकलन और समाकलन करके क्या किया गया है, 240 विकलन में लिखा गया, मतलब लेनदारों के संचय खाता में, और पुनर्मूल्यांकन खाता में भी क्या लिखा गया है, 240 रुपये लिखा गया है, ठीक है। अब हम जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए हैं इससे पहले तो हमको पुनर्मूल्यांकन खाता से क्या हुआ था, लाभ हुआ था, ठीक है। तो जब भी हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के बाद यदि हमको लाभ होता है तो उसका जनरल प्रविष्टि क्या होता है पता है आपको, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन होता है राम के पूंजी खाता से, और मतलब इसका जनरल प्रविष्टि होगा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन और साझेदार, मतलब पहला साझेदार कौन था, राम, तो राम के पूंजी खाता से, और दूसरा कौन था, श्याम, तो श्याम के पूंजी खाता से। तो लाभ पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में क्या किया गया है, स्थानांतरण किया गया है, ठीक है। और जो हमारे पहले साझेदार थे उनका लाभ का राशि कितना आया था, 2,055 रुपये आया था, और दूसरा साझेदार था उसका कितना आया था, 685 रुपये आया था, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,740 आएगा, है ना। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, लाभ की राशि है, लाभ पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में क्या किया गया है, स्थानांतरण किया गया, मतलब लिखा गया है, ठीक है। तो यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।